नमस्कार, मैं रवीश कुमार। आवश्यकता है ऐसे युवाओं की जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण से सही और गलत का पता लगा सकें। यह आवश्यकता मुझे नहीं, देश को है। इसलिए क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2.25 घंटे से अधिक समय तक भाषण दिया है। इस भाषण में मणिपुर कितना था, जो था वो कितना सही था, विपक्ष को घेरने के लिए जिन तथ्यों और घटनाओं का उल्लेख किया गया उनमें कितनी बातें सही हैं, कितनी झूठ हैं और कितनी आधी अधूरी हैं, इनका पता लगाना ज़रूरी है। 15 अगस्त के भाषण के बाद भी आप देखेंगे कि इसी तरह तथ्यों की जांच होने लग जाती है, पहले भी हुई है और कई बार गंभीर गलतियां पकड़ी जाती हैं। इन्हें देखते हुए अब एक नया डिपार्टमेंट बना देने का वक्त आ गया है, जिसका काम होगा प्रधानमंत्री के भाषणों की कॉपी जांच करना। अपने विद्यार्थी जीवन में मैंने ऐसे कई छात्रों को देखा है जो परीक्षा में जवाब नहीं आने पर भी पूरा पन्ना भरकर घर आ जाते हैं। अंग्रेजी अखबार टेलीग्राफ ने प्रधानमंत्री के भाषण के अगले दिन जिस तरह से खबर बनाई है, उसे पत्रकारिता की कक्षा में पढ़ाया जाना चाहिए। छात्रों को बहस करनी चाहिए कि प्रधानमंत्री के भाषण में सवाल का जवाब था या नहीं, या जवाब के नाम पर पूरा पन्ना भर दिया गया था, जिसे टेलीग्राफ ने ब्ला 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 से संबोधित किया है, जिसके लिए हिंदी में सही भाषण का केंद्रीय भाव क्या था। क्यों वे कभी 60 के दशक में चले जाते हैं तो कभी 80 के दशक में, अपने कार्यकाल के दशक में नहीं जाते हैं कि उनके रहते मणिपुर की हालत क्यों खराब हुई। क्या यही कारण है कि टेलीग्राफ को समझ नहीं आया? कहीं ऐसा तो नहीं कि बाकी संपादकों को भी वही समझ में आया जो टेलीग्राफ को आया, मगर वे टेलीग्राफ की तरह कहने की स्थिति में नहीं हैं। नौकरी खतरे में ना पड़ जाए, इसलिए प्रधानमंत्री के भाषण के गुण गाओ और अपनी अपनी नौकरी बचाओ। टेलीग्राफ ने जिस तरह से पहली खबर बनाई है, उससे साफ है कि यह कहने का प्रयास किया गया है कि प्रधानमंत्री ने इतनी देर तक बोला है, सब बोला है, लेकिन क्या बोला, इसलिए ब्ला 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 से पन्ना भर दिया है। तो आप पाठकों को भी इस तरह के भाषण पर ऐसी ही कॉपी पढ़ने को मिलेगी। आप ही तय कीजिए कि टेलीग्राफ की यह कॉपी प्रधानमंत्री के भाषण का प्रतिबिंब है, रिफ्लेक्शन है या कैरिकेचर है। हम आज के वीडियो में प्रधानमंत्री के भाषण का विश्लेषण करेंगे। 10 अगस्त को मुंबई में होने के कारण नहीं कर सका था और अब दिल्ली लौट आया हूं। जब राहुल गांधी का भाषण हो रहा था, तब उसके बाद स्मृति ईरानी आई और उन्होंने कहा कि भारत माता की हत्या की बात हो रही थी। कांग्रेस के नेता हंस रहे थे, तालियां बजा रहे थे। आज राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और कहा कि प्रधानमंत्री का भाषण सुनकर नहीं लगा कि भारत के प्रधानमंत्री बोल रहे हैं। वे हंस रहे थे और मजाक उड़ा रहे थे। कल प्रधानमंत्री जी ने पार्लियामेंट में 2 घंटे 13 मिनट भाषण किया। उसमें अंत में 2 मिनट उन्होंने मणिपुर की बात की। मणिपुर में महीनों से आग लगी हुई है, लोग मारे जा रहे हैं, बलात्कार हो रहा है, बच्चों को मारा जा रहा है। और अगर आपने देखा होगा कल, तो प्रधानमंत्री हंस हंस के बोल रहे थे, मुस्कुरा रहे थे, जोक्स क्रैक कर रहे थे, हंस रहे थे। ये उनको शोभा नहीं देता है। हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री, अगर इस देश में हिंसा हो रही है, दर्द हो रहा है, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को 2 घंटे मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। विषय कांग्रेस नहीं था, विषय मैं नहीं था, विषय मणिपुर है। मणिपुर में क्या हो रहा है और उसको एकदम क्यों नहीं रोका जा रहा है, ये विषय है। मैं आपको अपना एक्सपीरियंस देता हूं, जो मैंने शायद अभी तक बोला नहीं, शायद पहले बोल देना था। मैं अब तकरीबन 19 साल से राजनीति में हूं और मैं हर स्टेट में गया हूं। बाढ़ आए, तूफान आए, सुनामी आई थी, हिंसा होती है, हम जाते हैं।
19 साल के एक्सपीरियंस में जो मैंने मणिपुर में देखा और सुना, वो मैंने कभी पहले नहीं सुना था। मैंने पार्लियामेंट में बोला कि प्रधानमंत्री जी ने, अमित शाह जी ने भारत माता की हत्या की है, मणिपुर में भारत को खत्म कर दिया है। मैंने ऐसे नहीं बोला था, ये खोखले शब्द नहीं है। अब आप सोचिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने हर भाषण में क्यों याद दिलाते हैं कि कांग्रेस के दौर में विपक्ष की सरकारें गिराई गई? यह क्यों नहीं बताते कि उनके 10 साल में यह सब बंद कर दिया गया है? उनके समय में वही सब क्यों चल रहा है जो पहले चला करता था? आप पूछिए। आप सभी दर्शकों की आंखों के सामने इस 10 साल में विपक्ष की कितनी सरकारें गिरा दी गई हैं। राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने अवैध कहा। चुनी हुई सरकारें गिरा दी गई, दल बदल कराया गया। इसके बाद भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कांग्रेस के दौर की याद दिलाते हैं कि उस समय सरकारों को गिराया जाता था। आप जब हिंदी के अखबार पढ़ेंगे तो प्रधानमंत्री के बयान की यह लाइन जहां जहां छपी होगी, वहां वहां यह तथ्य नहीं दिया जाएगा कि 9 साल में बीजेपी ने 9 बार सरकारें गिराई हैं। यह तथ्य लोकसभा में सुप्रिया सुले ने दिया था। वैसे आप महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड और कर्नाटक में सरकार गिराने के खेल को ही याद कर लीजिए, इतना काफ़ी है। भारत में वैसे ही 2047 तक अमृतकाल चल रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री ने एक ऐसे कालखंड की बात कर दी है जिसका असर अगले 1000 साल तक दिखने वाला है। 1000 साल। इस तरह से अपने भाषण को अवतारी रूप देते हुए प्रधानमंत्री कितनी आसानी से राजनेता की जगह खुद को भविष्य वक्ता के रूप में पेश कर देते हैं, बहुतों को पता भी नहीं चलता है। अमृतकाल के नाम पर 100 साल क्या कम थे, इसलिए 1000 साल की भविष्यवाणी कर दी गई है। बस यही नहीं बता सके कि मणिपुर में 100 दिन में क्या हुआ, क्यों हुआ और अगले कितने दिनों में वहां शांति बहाल होगी। 1000 साल तक असर रहेगा, ऐसा काम हो रहा है। ऐसे पत्रकारों की कमी नहीं जो प्रधानमंत्री की जुबान से यह बात सुनकर उन्हें जल्दी ही महापुरुष की जगह दिव्य पुरुष या अलौकिक पुरुष लिखने लग जाएंगे। और मैं इन शब्दों को भी बड़े विश्वास से कहना चाहता हूं कि ये कालखंड जो घड़ेगा उसका प्रभाव इस देश पर आने वाले 1000 साल तक रहने वाला है। 140 करोड़ देशवासियों का पुरुषार्थ इस कालखंड में अपने पराक्रम से, अपने पुरुषार्थ से, अपनी शक्ति से, अपने सामर्थ्य से जो करेगा वो आने वाले 1000 साल की मजबूत नींव रखने वाला है। और इसलिए इस कालखंड में हम सबका बहुत बड़ा दायित्व है, बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। और ऐसे समय हम सबका एक ही फोकस होना चाहिए, देश का विकास, देश के लोगों के सपनों को पूरा करने का संकल्प और उस संकल्प को सिद्धि तक ले जाने के लिए जी जान से जुट जाना, यही समय की मांग है। आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी के दौर में कहना बहुत मुश्किल है कि दुनिया कितनी तेजी से बदलने जा रही है। आज जिन चीज़ों पर हमने निवेश किया है, कल वो चीज़ें कितनी तेजी से बेकार हो जाएंगी। दुनिया यह सब जानने में लगी है। हमारे प्रधानमंत्री देश को बता रहे हैं कि हम एक ऐसे कालखंड से गुजर रहे हैं जिसका असर 1000 साल रहने वाला है। उनके भाषण में अतीत के किस्से जितने उलझे होते हैं, ध्यान से सुनिए, उनके भाषण में अतीत के किस्से जितने उलझे होते हैं, भविष्य भी उतना ही अदृश्य नजर आता है। अगली बार लोकसभा में जब प्रधानमंत्री का भाषण होगा तो आप संसद टीवी नहीं, आस्था चैनल खोल लीजिएगा। 10 अगस्त को प्रधानमंत्री अपने भाषण में मिजोरम का एक पुराना प्रसंग ले आए, 1966 का। यह उनके ही शब्द हैं और मैं कोट कर रहा हूं, आप ध्यान से सुनिए। प्रधानमंत्री कहते हैं, पहली घटना 5 मार्च 1966,
उस दिन कांग्रेस ने मिजोरम में असहाय नागरिकों पर अपनी वायुसेना के माध्यम से हमला करवाया था। वहां गंभीर विवाद हुआ था। कांग्रेस वाले जवाब दें, क्या वह दूसरे देश की वायुसेना थी? क्या मिजोरम के लोग मेरे देश के नागरिक नहीं थे? उनकी सुरक्षा भारत सरकार की जिम्मेदारी थी कि नहीं थी? 5 मार्च 1966 को वायुसेना से हमला करवाया गया, निर्दोष नागरिकों पर हमला करवाया गया। प्रधानमंत्री के कथन समाप्त होते हैं। मिजोरम में वायुसेना से हमला करवाया गया था। अब प्रधानमंत्री क्या सेना का राजनीतिकरण नहीं कर रहे हैं? प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि वायुसेना से हमला क्यों करवाया गया? क्या वह दूसरे देश की वायुसेना थी? उन्हीं के शब्द हैं, आपने सुना। कमाल का लॉजिक है। प्रधानमंत्री ही ये बात कह सकते हैं। विपक्ष के किसी नेता ने कहा होता तो हंगामा मच गया होता कि उसने सेना का अपमान कर दिया है। जब यह प्रसंग आया तो इसके जवाब में विपक्ष की तरफ से कई तथ्य सामने रखे गए। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत का एक ट्वीट है कि 1966 में मिजो नेशनल फ्रंट के बागी आइजोल पर कब्जा कर चुके थे। उन्हें भगाने के लिए भारतीय वायुसेना से बमबारी कराना जरूरी हो गया था। बमबारी की वजह से एमएनएफ के बागी भाग खड़े हुए और फिर से भारत का आधिपत्य स्थापित हुआ। पत्रकार सुशांत सिंह ने ट्वीट किया है कि उस समय भारत बहुत कमजोर स्थिति में था, नया देश बना था। पूरब में भी चीन और पाकिस्तान हमलावर थे और उग्रवादियों को मदद पहुंचा रहे थे। मिजोरम में सेना के सामने बहुत सारी चुनौतियां आ गईं, इसलिए सेना की मदद के लिए वायुसेना बुलाई गई। प्रधानमंत्री ने वहां सेना की मौजूदगी को हमला नहीं कहा, वायुसेना को लेकर कह दिया कि उससे असहाय नागरिकों पर हमला करवाया गया। कमाल की बात है। पत्रकार सुशांत सिंह कहते हैं कि 2011 में अली अहमद ने इस पर शोध पत्र लिखा है, उसे आप लोग पढ़िए। उस समय वायुसेना ने उग्रवादियों की कमर तोड़ दी थी, कानून व्यवस्था बहाल हो गई। आज की तरह नहीं कि हथियारबंद लोगों के सामने मणिपुर की राज्य व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। वायुसेना के पूर्व एयर मार्शल SV सायुर का ट्वीट आया है जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। वे कहते हैं कि प्रधानमंत्री ने हमारा जिक्र किया है मिजोरम में वायुसेना के इस्तेमाल का। हाँ, हमने हस्तक्षेप किया था। हमने 1967 से 73 के बीच हर दिन 40 से 45 उड़ानें भरी हैं। हमने गिराए हैं, मगर दिल थाम कर सुनिए, हमने नागरिकों के लिए चावल, दाल, चीनी गिराए हैं। सेना के लिए रम के क्रेट, चिकन और रसद गिराए हैं। डकोटा एयरक्राफ्ट से सेना के लिए दवाएं, क्विनाइन टैबलेट, डालडा वगैरह गिराए गए। क्या प्रधानमंत्री सेना को राजनीति में नहीं घसीट रहे हैं? उस पर गंभीर आरोप नहीं लगा रहे हैं कि वो अपनी जनता पर हमला करती है? ये हालत है प्रधानमंत्री के बयान की। भाषण देते वक्त तो देश आंखें फाड़ फाड़ कर सुन रहा होगा। वाह, कहां से तथ्य निकालकर विपक्ष को जवाब दे रहे हैं, घेर लिए हैं। मगर अब पता चल रहा है कि प्रधानमंत्री तथ्यों को किस तरह तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं। प्रधानमंत्री कहते हैं कि वायुसेना से जनता पर हमला करवाया गया और उस समय के बारे में 2003-04 में वायुसेना प्रमुख रह चुके एयर मार्शल कहते हैं कि मिजोरम में वायुसेना ने दवा से लेकर दालें तक गिराई। लेकिन इसका मणिपुर से क्या ताल्लुक था? मणिपुर में क्यों दो समुदाय के लोग आमने सामने हो गए हैं, बंदूकें लेकर एक दूसरे को मार रहे हैं? क्या आपको इस बात से जवाब मिल जाता है कि मार्च 1966 में मिजोरम में वायुसेना से हमला करवाया गया? जब हम मणिपुर पहुंचे, हम लैंड किए, हमें मणिपुर में दौरा करना था। जब हम मेटे एरिया में गए, हमें साफ कहा गया था कि अगर आपकी सिक्योरिटी डिटेल में कोई भी कुकी होगा, उसको आप यहां मत लाइए क्योंकि हम उसको मार देंगे। और जब हम कुकी के एरिया में गए, हमें कहा गया अगर कोई मेटे आपकी सिक्योरिटी डिटेल में होगा, उसको आप मत लाइए, उसको हम गोली मार देंगे। हम जब गए, हमें मेटेज को परे करना पड़ा, हमें कुकीज को परे करना पड़ा। मतलब एक स्टेट नहीं है, आज 2 स्टेट है। स्टेट की हत्या कर दी गई है और उसको चीर दिया गया है। इसलिए मैंने बोला हिंदुस्तान की हत्या मणिपुर में बीजेपी ने कर दी है।
और जब मैंने कल प्रधानमंत्री को देखा हंसते हुए, मजाक उड़ाते हुए, मैं समझ नहीं पा रहा था कि हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री इस प्रकार से कैसे बोल सकता है। प्रधानमंत्री को यह पता नहीं लग रहा है कि हमारे देश में क्या हो रहा है। छोड़िए, नहीं जाना चाहते हैं, उसके भी कारण हैं, शायद मैं बता नहीं सकता हूं आपको, उसके कारण हैं, मगर अगर जा नहीं सकते हैं तो मणिपुर के बारे में बोले तो। हिंदुस्तान की आर्मी, आप सब जानते हो, सेना को आप जानते हो, जो मणिपुर में हो रहा है, हिंदुस्तान की सेना उसको 2 दिन में रोक सकती है, 3 दिन नहीं लगेंगे। अगर हिंदुस्तान की आर्मी को कहा गया कि यह तमाशा बंद करो, 2 दिन में यह तमाशा, ड्रामा बंद हो जाएगा। प्रधानमंत्री मणिपुर को जलाना चाहते हैं, आग बुझाना नहीं चाहते हैं, यह है सच्चाई। आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिजोरम का प्रसंग लेकर क्यों आए? क्या यह अच्छा है? क्या यही जोरदार और धुआंधार भाषण है, या इस भाषण में केवल धुआं ही धुआं भरा हुआ है? अगर मिजोरम का जिक्र ही करना था तो पूरी बात बताते कि मिजोरम में क्या क्या हुआ, क्यों वे कह रहे हैं कि वहां के असहाय नागरिकों पर हमला किया गया। आपने देखा कि उनके भाषण से संदर्भ गायब है, आगे पीछे का प्रसंग गायब है। बस ये है कि हमला हुआ और अधूरे और झूठे तथ्यों के साथ विपक्ष पर हमला कर दिया गया और हेडलाइनें बना दी गईं। लेकिन मोदी जी, आज आपने एक बहुत बड़ी गलती की। आप अपने सांसदों को कुछ भी कहते रहिए, अपने चरण चुंबकों को कुछ भी डायलॉग बाजी करते रहिए। 2 चीजें आपने साफ कर दी। एक पहली चीज आपने साफ कर दी कि अपने दिमाग बेलगाम प्रवक्ताओं को और फेक न्यूज की अपनी व्हाट्सएप फैक्ट्री को, अपने सोशल मीडिया की स्क्रिप्ट आप खुद लिखते हैं। क्योंकि ऐसा लग रहा था मानो वो व्हाट्सएप का खर्रा पढ़ रहे हो जो आप पढ़ रहे थे सदन में भाषण अपना, बिल्कुल वैसा प्रतीत हो रहा था। तो स्क्रिप्ट तो आप खुद लिखते हैं, इसीलिए आपके पास वक्त नहीं है देश के काम करने का, क्योंकि आप फेक न्यूज फैक्ट्री चलाने में ही इतने मशगूल हैं। ये पहली बात। दूसरी बात, आज आपने एक गलती कर दी। आप जो बात बंद पर्दों के पीछे कहते हैं ना, वो आपको खुले में नहीं कहनी चाहिए थी। ये देश सब कुछ सहता है, ये देश अपनी मां का अपमान नहीं सहेगा। भारत हमारी मां है, इंडिया हमारी सरजमी है, हमारी मातृभूमि है, इस पर फक्र है हमें, इसके लिए दिल धड़कता है। तो जब इंडिया का कोई विद्रूप करता है, जब इंडिया को कोई घमंडिया कहेगा, और वो भी देश का चुना हुआ प्रधानमंत्री, तो ये बर्दाश्त नहीं होगा। आपका डर दिखता है मुझे, आप सहमे हुए हैं इंडिया के सामने, क्योंकि आप जानते हैं कि जब इंडिया से किसी का सामना होता है तो शिकस्त सामने वाले की ही होती है, जीत हमेशा इंडिया की होती है। लेकिन आज आपने गलत कर दिया। अपने देश का नाम कौन विद्रूप करता है? उसको देश प्रेमी तो नहीं कहते हैं, उसको देशद्रोही कहा जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मिजोरम का उदाहरण दिया, उससे मणिपुर के बारे में आपकी क्या समझ बनती है, बताइए। क्या प्रधानमंत्री यह कहना चाहते हैं कि मणिपुर में सेना का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं क्योंकि वे कांग्रेस सरकार की तरह गलती नहीं करना चाहते जो उसने मार्च 1966 में मिजोरम में की? मणिपुर के मुख्यमंत्री ने कहा है कि सीमा पार से आतंकवादी घुस आए हैं और वहां सेना भी है, जमीन पर सेना है। तो क्या ये कहा जाएगा कि सेना से वहां के लोगों पर हमला करवाया जा रहा है? प्रधानमंत्री का यह तरीका है। कांग्रेस की सरकारों के दौर में चले जाते हैं, अपनी सरकार की गलतियों को छोड़ देते हैं, 50 साल पहले की गलतियों को बड़ा बड़ा करने लग जाते हैं ताकि लोगों को लगे कि आज वाली गलती तो कुछ भी नहीं है, कांग्रेस के समय कितना कुछ हो गया था। आपको प्रधानमंत्री के ही एक बयान से और समझा देता हूं। महंगाई से आप केवल टमाटर के दाम को लेकर परेशान नहीं हैं, 2-3 वर्षों से महंगाई आपकी बचत खाए जा रही है। लेकिन प्रधानमंत्री कहते हैं कि दूसरे दलों की सरकारें होती तो दूध 500 रुपये लीटर मिलता। इसी तरह पीवी नरसिम्हा राव का उदाहरण ले आए कि उन्हें झारखंड रिश्वत कांड में जेल की सजा हुई, लेकिन यह बताना भूल गए कि हाईकोर्ट ने उन्हें सभी आरोपों से बरी कर दिया था। प्रधानमंत्री को कांग्रेस के अतीत से बहुत प्यार है। जब प्रधानमंत्री के अतीत पर बीबीसी डॉक्यूमेंट्री बना देता है और गुजरात दंगों की बात करने लग जाता है तो उस डॉक्यूमेंट्री को बैन कर दिया जाता है। अगर इस बहस के दौरान विपक्ष का कोई सांसद गुजरात दंगों का जिक्र भी कर देता तो क्या पता उसे सदन की कार्यवाही से निकाल ही दिया जाता। मतलब साफ है,
आप इनका अतीत और वर्तमान मत जानो, प्रधानमंत्री का अतीत और वर्तमान मत जानो, केवल कांग्रेस का अतीत जानते रहो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि आप भूल जाएं उनके 10 साल को, लेकिन भूलने भुलाने की दवा से भरे इस भाषण में वे भी कम नहीं भूलते हैं। वे भूल गए किसी नरसिम्हा राव को उनकी सरकार ने सम्मानित किया। मार्च और जून 2015 की खबरें पलटिए। सत्ता में आते ही मोदी सरकार ने फैसला किया यमुना नदी के किनारे एकता स्थल पर पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव के लिए मेमोरियल बनाया जाएगा। इसे बनाने में काफ़ी तेज़ी दिखाई गई। शहरी विकास मंत्री के रूप में एम वेंकैया नायडू मेमोरियल का निर्माण कार्य देखने जाया करते थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 28 जून 2022 को ट्वीट किया है कि नरसिम्हा राव को उनके जन्मदिन पर याद कर रहा हूं। देश के विकास के प्रति उनकी निष्ठा और दूरदर्शी नेतृत्व याद रखने लायक है। हम देश की प्रगति में उनके अमूल्य योगदान का सम्मान करते हैं। मणिपुर जब जल रहा था तब प्रधानमंत्री ने अपने मन की बात में जिक्र नहीं किया मणिपुर का। उसी मंच से अपील कर देते, मगर मन की बात में नरसिम्हा राव का जिक्र करना नहीं भूले। सोचिए, इसी जून के मन की बात में प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव का बखान करते हैं। सदन में उनका उदाहरण देकर कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा को भ्रष्ट बताते हैं। वे भारत के सबसे अनुभवी नेताओं में से एक थे, लेकिन उनके जीवन का एक और पहलू भी है और वो उल्लेखनीय है, हमें जानना भी चाहिए। साथियों, नरसिम्हा राव जी अपनी किशोरावस्था में ही स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हो गए थे। जब हैदराबाद के निजाम ने वंदे मातरम गाने की अनुमति देने से इनकार कर दिया था, तब उनके खिलाफ आंदोलन में उन्होंने भी सक्रिय रूप से हिस्सा लिया था। उस समय उनकी उम्र सिर्फ 17 साल थी। इस भाषण के कई प्रसंगों को लेकर अलग अलग दावे किए गए हैं। अगर उन सभी दावों के बारे में एक एक कर बताने लग जाऊं तो मेरा कार्यक्रम ही 4 घंटे का हो जाएगा, जबकि प्रधानमंत्री का भाषण मात्र 2 घंटे 17 मिनट के आसपास था। लोकसभा में प्रधानमंत्री का भाषण उन तत्वों से भरा नजर आया जिसकी तरफ राहुल ने इशारा कर दिया था। राहुल गांधी ने मणिपुर नहीं जाने को लेकर कहा था कि प्रधानमंत्री को अहंकार नहीं करना चाहिए। उन्हें लंका का उदाहरण दिया, मगर प्रधानमंत्री उसी लंका और हनुमान जी का इस्तेमाल कर बताने लग गए कि जनता ने कांग्रेस को 400 से 40 पर लाकर उसका अहंकार कम कर दिया। लंका हनुमान ने नहीं जलाई, लंका हनुमान ने नहीं जलाई, उनके घमंड ने जलाई। और ये बिल्कुल सच है। आप देखिए, जनता जनार्दन भी भगवान राम के रूप की है, जनता जनार्दन भी भगवान राम के रूप की है, और इसलिए 400 से 40 हो गए। हनुमान ने लंका नहीं जलाई, घमंड ने जलाई, और इसलिए 440 हो गए, 400 से 40 हो गए। रावण 2 लोगों की सुनता था, रावण 2 लोगों की सुनता था, मेघनाथ और कुंभकर्ण। वैसे ही नरेंद्र मोदी 2 लोगों की सुनते हैं, अमित शाह और अडानी। भाई और बहनों, लंका को हनुमान ने नहीं जलाया था, लंका को रावण के अहंकार ने जलाया था। प्लीज माननीय सदस्य, आप संयमित बोले। आप ये सदन है, आप तरीके से बोलिए। माननीय राम ने रावण को नहीं मारा था, रावण के अहंकार ने रावण को मारा था। आप पूरे देश में केरोसिन फेंक रहे हो, पूरे देश में आप केरोसिन फेंक रहे हो। आपने मणिपुर में केरोसिन फेंकी, अपनी चिंगारी लगा दी। अब आप हरियाणा में कर रहे हो, पूरे देश को आप जलाने में लगे हो। आप पूरे देश में भारत माता की हत्या कर रहे हो। धन्यवाद स्पीकर। शायद इन्हीं सब वजहों से प्रधानमंत्री 90 मिनट तक तमाम मुद्दों पर भटकते रहे और मणिपुर के लिए कम समय मिला। जब उन्होंने मणिपुर पर बोला तो कुछ खास नहीं बोला। आप खुद जाकर उनके भाषण का वो हिस्सा सुन सकते हैं। विपक्ष को जब दमदार भाषणों से ललकार ही रहे थे
तो कम से कम मणिपुर पर भी दमदार तरीके से ललकार देते, लेकिन बहुत ढूंढने पर थोड़ा सा हिस्सा मिलता है और उसमें भी कुछ नहीं मिलता है। मैं देश के सभी नागरिकों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि जिस प्रकार से प्रयास चल रहे हैं, निकट भविष्य में शांति का सूरज जरूर उगेगा। मणिपुर फिर एक बार नए आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ेगा। मैं मणिपुर के लोगों से भी आग्रहपूर्वक कहना चाहता हूं, वहां की माताओं, बहनों, बेटियों से कहना चाहता हूं, देश आपके साथ है, ये सदन आपके साथ है। हम सब मिलकर के, कोई यहां हो या ना हो, हम सब मिलकर के इस चुनौती का समाधान निकालेंगे। वहां फिर से शांति की स्थापना होगी। मैं मणिपुर के लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि मणिपुर फिर विकास की राह पर तेज गति से आगे बढ़े, उसमें कोई प्रयासों में कोई कसर नहीं रहेगी। वैसे आप खुद भी मणिपुर पर प्रधानमंत्री का भाषण सुनिए और फैसला कीजिए। जब 100 मिनट तक मणिपुर का जिक्र ही नहीं आया तो विपक्ष के सांसद सदन से बाहर चले गए। बहस का संदर्भ वैसे मणिपुर था और उनके इस भाषण की तारीफ करने के लिए कॉलम लिखने वाले तरह तरह की दलीलों का आविष्कार कर रहे हैं कि किसी तरह उन्हें दिव्य पुरुष और महापुरुष साबित कर दिया जाए। After 21 days, the Prime Minister of India, Modi, had to be compelled, had to be dragged by a no confidence motion moved by the India Alliance. That's the only way he had to come to Parliament. He's avoided Rajya Sabha for 21 days. Today, his first entry to the Lok Sabha. For the first 90 minutes of his speech, not a whiff about Manipur. 4 minutes on Manipur. What did the India Alliance do? All the parties walk out. Within 30 seconds of them walking out, round about the 100th minute of the speech, then he speaks on Manipur for 4 minutes. Mr. Prime Minister, I said last week, you have a heart of stone, maybe even worse. प्रधानमंत्री इंडिया अलायंस के 3 प्रश्नों से भाग रहे थे। प्रश्न पहला कि वो मणिपुर कब जाएंगे, प्रश्न दूसरा कि वो अपने मुख्यमंत्री मणिपुर के कब बर्खास्त करेंगे, प्रश्न तीसरा कि वो 80 दिन मणिपुर पे क्यों चुप रहे। इन तीनों सवालों का उत्तर उन्होंने नहीं दिया। देखिए, प्रधानमंत्री ने मणिपुर पर कोई जिम्मेवारी नहीं ली। मुख्यमंत्री जो विफल हुए, जिसके कारण 6000 घर जलाए गए, 6 लाख गोलियां पुलिस थानों से लूटे गए, 60,000 लोग बेघर हो गए, जिसके कारण आज मणिपुर 2 हिस्सों में बंट चुका है, उस पर प्रधानमंत्री मोदी जी कोई कार्रवाई नहीं लेना चाहते। आज उनके गृह विभाग विफल हुए हैं राष्ट्र की सुरक्षा में, उस पर वो कुछ नहीं बोलना चाहते। हमने अपने वीडियो में सवाल उठाया था कि लोकसभा में मणिपुर को लेकर चर्चा हो रही है, क्या मणिपुर से जो 2 सांसद हैं उन्हें बोलने का मौका मिलेगा? मिजोरम के सांसद को बोलने का मौका मिलेगा या नहीं? राजकुमार रंजन सिंह इनर मणिपुर से बीजेपी के सांसद हैं, आउटर मणिपुर से सांसद हैं, लोरहो एस फोज नागा पीपल्स फ्रंट के सांसद हैं, मगर एनडीए का हिस्सा हैं। गौरव गोगोई ने पीएम के बोलने से ठीक पहले लोकसभा के स्पीकर से कहा कि इन्हें बोलने का मौका मिलना चाहिए, इन्हें चुप कराया गया है। इस पर स्पीकर की तरफ से जवाब आया कि जब बोलने की गुजारिश सांसद की तरफ से आती है तभी स्वीकार किया जाता है, और ठीक इसी के बाद प्रधानमंत्री का भाषण शुरू होता है। ये मणिपुर की सच्चाई को छुपाने की एक साजिश है, क्योंकि वो मणिपुर के 2 सांसद वो खुद
कबूल करते कि उनकी सरकार व्यर्थ थी। मेते हो या कुकी हो, महिलाओं को बलात्कार से नहीं बचा पाए। मेते हो या कुकी हो, लोगों को हत्या करने से उनको रोक नहीं पाए। आज मणिपुर के 2 भाग होने से उनकी सरकार रोक नहीं पाए। तो इस सच्चाई को छुपाने के लिए, जबकि एक मंत्री उनका केंद्रीय मंत्री भी है, पर उनके हाथ पैर मुंह बांध दिए गए। भाजपा की तरफ से विभिन्न सांसद बोले, विभिन्न मंत्री बोले, लेकिन मणिपुर के वो 2 सांसदों को आज उनका मुंह बंद रखा। ये मणिपुर के प्रति अन्याय है, लोकतंत्र के प्रति अन्याय है, और आज मणिपुर को आज भाजपा ने अपमानित किया है। तो क्या मणिपुर के सांसदों ने सदन में बोलना ही नहीं चाहा होगा? बीजेपी ने उनसे क्यों नहीं कहा कि आप भी मणिपुर पर बोलिए, विपक्ष को घेरिए और देश को कुछ और जानकारी दीजिए? राज्यसभा में मिजो नेशनल फ्रंट के सदस्य हैं वनलाल वेना। उन्होंने आरोप लगाया कि जब वे बोलने के लिए उठे तो उनकी माइक बंद थी। वनलाल वेना एनडीए के ही सदस्य हैं। उन्होंने कहा कि अमित शाह ने झूठ बोला है, मैं ट्राइबल सांसद हूं। गृह मंत्री ने कहा कि मणिपुर में ट्राइबल म्यांमार से आए हैं। हम म्यांमार से नहीं हैं, हम भारतीय हैं, हम यहाँ 200 साल से रहते आए हैं। उनका वीडियो ट्विटर पर काफ़ी वायरल है। यह भी एक सच है कि एक राज्य 100 दिनों से जल रहा है और उसके 2 सांसद सदन में अपनी बात नहीं रखते हैं। मिजोरम के सांसद ने कह ही दिया राज्यसभा में कि अमित शाह झूठ बोल रहे हैं। अगर मिजोरम और मणिपुर के सांसदों को बोलने का मौका मिला होता तो हमें रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ती और प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने मणिपुर को लेकर क्या क्या आधा अधूरा और झूठ बोला है पता लगाने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती। अमित शाह के एक भाषण से कलावती का जिक्र आया। अमित शाह ने जैसे ही कलावती का नाम लिया तभी से मीडिया में चलने लग गया कि कलावती ही कह रही हैं कि राहुल गांधी ने उनकी बहुत मदद की। राहुल गांधी ने सवाल उठाया कि अमित शाह कहते हैं कि मणिपुर के मुख्यमंत्री को नहीं हटा रहे हैं क्योंकि वे सहयोग कर रहे हैं। यही सहयोग है कि वहां हिंसा नहीं रुक रही है। जब मैं मणिपुर गया, मणिपुर सीएम ने जो मणिपुर में हजारों वेपन्स जो लूटे गए, वो मणिपुर सीएम के नीचे ही हुआ। तो क्या अमित शाह चाहते थे कि ये हजारों वेपन्स लूटे जाएं? राहुल जी, जो हिंसा चल रही है, क्या अमित शाह चाहते हैं कि हिंसा चलती जाए? चीफ मिनिस्टर उसको रोक नहीं पा रहा है। अमित शाह जी कह रहे हैं कि भैया वो हमारी बात मान रहा है, तो क्या आप चाहते हैं कि मणिपुर चलता जाए? कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि असम राइफल्स के खिलाफ एफआईआर का होना बता रहा है कि वहां किसी तरह का संवाद नहीं हो रहा है। गृह मंत्री अमित शाह ने अपने भाषण में कहा कि उनकी सरकार ने यूएपीए का राजनीतिक इस्तेमाल नहीं किया है। इस धारा के सहारे कितने लोग कितने महीनों तक जेल में बंद कर दिए गए। अगर उसी पर रिसर्च कर वीडियो बनाऊं तो लाल बहादुर शास्त्री से लेकर नरेंद्र मोदी तक के लंबे भाषण का रिकॉर्ड टूट जाएगा। मगर गृहमंत्री कह रहे हैं कि हमने यूएपीए का राजनीतिक इस्तेमाल नहीं किया। यह जून 2021 का इंडियन एक्सप्रेस है। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि आतंकवाद की परिभाषा इतनी व्यापक नहीं हो सकती कि आप साधारण अपराधों को भी इसमें शामिल कर दें। यह कहते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने देवांगना कालिता, नताशा नरवाल और आसिफ इकबाल को जमानत दे दी। आतंकवाद की परिभाषा को व्यापक कर स्टेट ने साधारण लोगों को आतंकवाद को रोकने की धारा यूएपीए के तहत बंद कर दिया। यह पहली बार था जब कोर्ट ने यूएपीए के गलत इस्तेमाल पर सवाल उठाया। कहा कि जिन लोगों को उनके सामने लाया गया है उनके अपराध आतंकवाद की कैटेगरी में नहीं आते हैं। अमित शाह अपना उदाहरण चुनते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरह। उन्हें पता है कि गोदी मीडिया का भारत कभी भी दूसरा उदाहरण चुनकर नहीं लाएगा। उसमें ये हिम्मत अब नहीं बची है। जिस देश का मीडिया गुलामी का जीवन जीता हो, गुलामी की भाषा बोलता हो, उस देश में सत्ता पक्ष का हर भाषण हमेशा ही शानदार होगा, दमदार होगा और वजनदार होगा। ये होना ही है, वरना गोदी मीडिया का दम निकाल दिया जाएगा। अमित शाह ने कैसे कह दिया कि एक भी केस में राजनीतिक इस्तेमाल नहीं हुआ है? अभी चंद रोज पहले सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अनिरुद्ध बोस, जस्टिस सुधांशु धूलिया की पीठ ने जो कहा, 5 साल बीत चुके हैं और बेल के लिए ये पर्याप्त केस है। हम मानते हैं कि आरोप गंभीर हैं, लेकिन सिर्फ इस कारण
उनकी बेल नहीं रोकी जा सकती है। 5 साल के लिए जेल में अंडर ट्रायल के तौर पर नहीं रखा जा सकता है। क्या ये राजनीतिक इस्तेमाल नहीं है अमित शाह जी? 5 साल तक बिना किसी ठोस सबूत के आप किसी को जेल में रखते हैं। सामाजिक कार्यकर्ताओं के अलावा लड़कियों पर यूएपीए की धाराएं लगाई गईं ताकि भारत की लड़कियों का हौसला हमेशा के लिए टूट जाए। वे नागरिक बनकर गलत का विरोध करने घर से बाहर ना आएं। जब वे राज्य की हिंसा पर सवाल करती हैं तो इसी दौर में, नरेंद्र मोदी के दौर में, उन्हें यूएपीए की धाराओं में बंद किया गया, किसी पर एनएसए भी लगाए गए। क्या आपने यह सब होते नहीं देखा? यह और बात है कि धर्म के नशे में देखने वाले लोग अधर्मी हो चुके हैं। उन्होंने गलत और झूठ का हिसाब रखना और सवाल पूछना छोड़ दिया है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि दुनिया से सच का जनाजा उठ गया है। मणिपुर पर बहस हो रही थी। कई पत्रकार यह कहकर सरकार की तरफ से नंबर बढ़वा रहे थे कि राहुल गांधी का भाषण बहुत खराब था। प्रधानमंत्री का भाषण इन पत्रकारों के लिए एक अवसर होता है, वाहवाही हासिल करने का, वाहवाही करने का, कि उनके जैसा, प्रधानमंत्री के जैसा बोलने वाला कोई नहीं। वे प्रधानमंत्री के भाषणों से सच और झूठ का पता नहीं लगा सकते, इसकी इजाज़त नहीं होगी, इसलिए ताली बजाने लग जाते हैं। प्रधानमंत्री के भाषण से इतनी बड़ी गलती निकल जाए, सेना पर खुद ही सवाल करने लग जाएं, इस तरह से राजनीति करने लग जाएं और पत्रकार चुप रह जाएं। आप खुद सोचिए, राहुल गांधी का भाषण क्यों अच्छा होना था, क्यों होना चाहिए था? क्या यह उनका इम्तहान था? भाषण तो अच्छा और सच्चा प्रधानमंत्री का होना चाहिए था। आप खुद तय करें कि क्या प्रधानमंत्री के भाषण में ये दोनों ही तत्व थे। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।